तो सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 6। ठीक है, तो अभी तक जो पढ़ा है उसका साथ साथ में आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपके दिमाग से जो पहले पढ़ा है वो चीज़ें स्किप होती चलेंगी। ठीक है, तो लाइफ में जितना आप स्टडी करते हो उसमें अगर आप रिवीजन नहीं कर पाते तो स्टडी का कोई मतलब नहीं रहता। तो अपना जो फोकस है वो हमेशा रिवीजन पे होना चाहिए कि जैसे अपन ने कोई चीज़ पढ़ी उसके बाद एक दिन बाद उसका फिर से रिवीजन कर ले, फिर 10 दिन बाद एक बार जो अपन ने 10 दिन में पढ़ा है शिव का फिर कंपाइल करके रिवीजन कर लें। और साथ में आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि आप स्वयं को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्योंकि हो सकता है कि मेरे को लगता हो ये चीज़ आपके लिए ईजी हो लेकिन वो आपके लिए ना हो। तो सब बच्चों की अलग अलग काबिलियत होती है, उस हिसाब से सब बच्चों को अपने अपने ग्राउंड पे अपने अपने हिसाब से स्टडी करनी चाहिए। और मेरा काम आपको मार्गदर्शन देना, आपका काम है जो मैं आपको बता रहा हूँ उस रास्ते पे चलना, कामयाबी निश्चित आपकी होगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज़, यानी जो विनिर्माण का उत्पादन होता है, विनिर्माण कार्य होता है, उसके बारे में ये चैप्टर है। जैसे अपन प्राथमिक सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें कृषि और उससे रिलेटेड कार्य आ जाते हैं। वैसे सेकंड सेक्टर में जब वस्तुओं का उत्पादन होता है, विनिर्माण होता है, तो वो चीज़ें आ जाती है। अपन इसको देखते हैं। तो फीचर्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कि आधुनिक समय में जो बड़े पैमाने पे उत्पादन होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं, तो अपन पहले देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा उसमें मैकेनाइजेशन यानी कि यंत्रीकरण, मशीनें होंगी। अगर बड़े पैमाने का उद्योग है, विशिष्ट उद्योग है, तो उसमें मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी, तकनीकी ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि अभी जो उद्योग हैं उनमें एक चीज़ आप नोटिस कर पाते होगे कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। पहले जो उद्योग होते थे उनमें टेक्नोलॉजी की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर आपको आज के समय में लार्ज पैमाने पे, बड़े पैमाने पे आपको प्रोडक्शन करना है, लार्ज स्केल पे आपको प्रोडक्शन करना है, तो आपको टेक्निकल इनोवेशन की आवश्यकता होती है, मशीनों की आवश्यकता होती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड सर्टिफिकेशन, संगठन होना जरूरी है। संगठन का मतलब यही है कि जब तक काम डिवाइड नहीं होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में तब तक काम अच्छे से नहीं चल पाएगा। फिर अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी धंधा है, अगर पूरी पृथ्वी अगर एक समान धरातल की होती तो हो सकता है कि एक समान उद्योग होते, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग उद्योग हैं। उसमें किस चीज़ का इंपॉर्टेंस है? भौगोलिक परिस्थितियों का। उसके बाद देखते हैं एक्सेस टू मार्केट, बाजार तक पहुंच जरूरी है, आपको पता ही है, क्योंकि जो भी उत्पादन होता है उसको एट लास्ट जाना तो बाजार में ही है। एक्सेस टू रॉ मटेरियल, कच्चे माल तक पहुंच जरूरी है, आपको पता है, क्योंकि किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की है? रॉ मटेरियल की। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो अपन प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे। फिर लेबर सप्लाई, भाई जैसे मशीन आवश्यक है, रॉ मटेरियल आवश्यक है, उसी तरह लेबर भी तो आवश्यक है, क्योंकि अगर लेबर ही मशीनों को चलाएगी, लेबर ही सारे काम करती हैं, अगर लेबर नहीं होगी तो काम नहीं हो पाएगा। और उच्च दक्ष लेबर, स्किल्ड लेबर, सस्ती लेबर, वो सब ज़रूरी होती है। सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब आपको कोई भी धंधा लगाना है तो आपको एनर्जी की आवश्यकता होगी। एनर्जी के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें से आप कौन सी थर्मल एनर्जी का यूज़ करते हैं या फिर कौन सी एनर्जी का यूज़ करते हैं, वो उन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। ट्रांसपोर्टेशन आवश्यक है, जब कच्चे माल को लाना है और तैयार माल को भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन की आवश्यकता है। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ यानी कि संचार सुविधाएं भी चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी निर्धारित करती हैं। गवर्नमेंट जैसे किसी चीज़ पे छूट दे देती है, टैक्स में छूट दे देती है, इस हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है। गवर्नमेंट पॉलिसी से ये होता है कि कौन सी चीज़ों का उत्पादन होता है वो गवर्नमेंट उसमें अपने पॉलिसी के हिसाब से उन चीज़ों को प्रभावित कर सकती है। फिर उद्योगों के मध्य संबंध होता है,
जैसे लोहा का उद्योग है, जैसे लोहे की फैक्ट्री है, उसके पास आसपास दूसरे उद्योग हो जाते हैं, क्योंकि हर उद्योग में लगभग लोहे की आवश्यकता होती है मशीनों के लिए। तो इस हिसाब से अपन देखते हैं। आगे अपन देखते हैं फुटलूज इंडस्ट्रीज, स्वच्छंद उद्योग। तो फुटलूज इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं, क्या क्या खूबियाँ होती हैं इसकी, तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले खूबी है वो है नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल। तो ये किसी एक विशिष्ट कच्चे माल के ऊपर निर्भर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर ये कच्चा माल यहाँ पे नहीं मिल रहा तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री नहीं हो सकती। तो इसमें क्या है, रॉ मटेरियल की इतनी भूमिका नहीं होती, पहली चीज। दूसरी, जो प्रोडक्शन है वो स्मॉल क्वांटिटी में, यानी थोड़ा उत्पादन होता है, और एम्प्लॉय स्मॉल लेबर, यानी कि जो श्रमिकों की आवश्यकता होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। तो अपन ने देखा किसी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल के ऊपर निर्भर नहीं है। फिर अपन ने देखा स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है, और जो श्रमिकों की क्षमता है वो भी कम होती है। इस पे बात देखें, नॉट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, मतलब क्या है, जनरली मतलब सामान्यतः ये जो उद्योग होते हैं यहाँ पे पोल्यूशन है वो कम होता है, मतलब प्रदूषण है वो कम होता है। फिर द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन देयर लोकेशन इज एक्सेसिबिलिटी बाय रोड नेटवर्क, मतलब ये जो स्थान है वो रोड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं दूसरे स्थानों से। ठीक है, तो फुटलूज इंडस्ट्रीज के बारे में अपन ने देखा क्या क्या विशेषताएं हैं। स्पेसिफिक रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, प्रोडक्शन स्मॉल यानी छोटे लेवल पे होता है, एम्प्लॉय कम चाहिए होते हैं, पोल्यूशन कम होता है सामान्यतः, और रोड के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। फिर अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीकों के आधार पर कर सकते हैं कि वो किस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल क्या है, वो सार्वजनिक है या निजी है। इस टाइप से अपन देख सकते हैं कि बहुत सारे तरीकों के ऊपर उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखना, एक तो उनकी साइज के ऊपर, आकार के ऊपर, कि वो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, या फिर बड़े उद्योग हैं। फिर रॉ मटेरियल के ऊपर, क्या वो खेती से जुड़े हुए उद्योग हैं, पशु से जुड़े हुए उद्योग है, जंगल से जुड़े हुए उद्योग है, इस प्रकार। फिर अपन देख सकते हैं जो उत्पाद होता है उसके आधार पे किन चीज़ों का उत्पादन हो रहा है। फिर अपन देख सकते हैं ओनरशिप, यानी कि इन उद्योगों का संचालन कौन कर रहा है, ये निजी सेक्टर के हैं, ये प्राइवेट सेक्टर के हैं, या फिर ये गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, फिर जॉइंट सेक्टर के हैं। तो इस तरीके से पहले अपन देखते हैं इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, आकार पर आधारित उद्योगों के बारे में अपन देख लेते हैं पहले। तो इसमें जो पहला है वो है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या होते हैं आप सबको पता होगा। कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें जो उत्पादन होता है वो घर पे ही होता है। ठीक है, कुटीर उद्योग वो उद्योग नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़े, या फिर आपको फैक्ट्री की जरूरत पड़े, बहुत ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़े। कुटीर उद्योगों में क्या होता है, एक फैमिली नॉर्मली अपने घर पे उत्पादन कर लेती है। अपन देखते हैं तो जो इसमें क्या क्या विशेषता है। एक तो स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है। तो पहली चीज इसमें नोट करने वाली क्या है, जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कुटीर उद्योग होते हैं, वो स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, प्रोड्यूस गुड्स इन देयर होम्स, मैंने बताया कि फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं है, घरों पे उत्पादन हो जाता है। उसके बाद में मोस्ट ऑफ द टूल्स आर डिवाइस्ड लोकली, जो उपकरण हैं, जो उत्पादन में जो उपकरण लगते हैं वो नॉर्मली जो लोकल एरिया में वहीं पे बनाए जाते हैं। जैसे आप ये मान लीजिए कि जैसे बीड़ी बनाने का उद्योग है, तो वो क्या घर पे ही होता है, तेंदू के पत्ते से वो बीड़ी बनाई जाती है, तो नॉर्मली एक फैमिली घर पे बैठ के बनाती है। इसी प्रकार से बहुत सारे उद्योग हैं जिनको लोग घर पे बैठ के ही उन चीज़ों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड इंडस्ट्री के बारे में अपने को क्या चीज़ें याद रखनी है। पहली, स्मॉलेस्ट
मतलब सबसे छोटी उत्पादन इकाई है। दूसरा, जो निर्माण होता है वो घर पे ही होता है और उसमें घर के लोग ही लगे रहते हैं, बाहर की लेबर की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। फिर जो इसमें जो उपकरण यूज लिए जाते हैं वो भी लोकल एरिया में बनते हैं। ठीक है। तो इतनी विशेषताएं होगी अपने कुटीर उद्योग की। आगे अपन देखते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी छोटे पैमाने के उद्योग। इनमें क्या चीज़ों की जरूरत होती है वो अपन देखते हैं। इन क्या विशेषताएं होती हैं जिसके कारण अपन किसी इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं। फैक्ट्री आउटसाइड द होम्स। तो कुटीर उद्योगों में और इनमें जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि कुटीर उद्योगों में जो है वो घर पे उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट्री होती है वो घरों के बाहर होती है। तो पहली चीज ध्यान रखने वाली ये है कि जो फैक्ट्री है वो घरों के बाहर है। उसके बाद देखते हैं लोकल रॉ मटेरियल का यूज होता है। कुटीर उद्योगों में भी लोकल रॉ मटेरियल का यूज होता है और छोटे पैमाने के उद्योग में भी लोकल रॉ मटेरियल का यूज होता है, यानी स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है। सिंपल पावर ड्राइव मशीन्स एंड सेमी स्किल्ड लेबर, मतलब अर्ध कुशल श्रमिक एवं शक्ति से चलने वाली मशीन चाहिए होती है। अर्ध कुशल श्रमिक का मतलब ये हो गया कि जैसे एक तो स्किल्ड वर्कर होते हैं और एक होते हैं अनस्किल्ड वर्कर, और उनके बीच में होते हैं सेमी स्किल्ड वर्कर, यानी कि अर्ध कुशल श्रमिक जिनको टेक्नोलॉजी का कुछ ज्ञान होता है कुछ नहीं होता है, उनको अपन बोलते हैं अर्ध कुशल श्रमिक। तो कौन सी लेबर यूज होती है इनमें? अर्ध कुशल, सेमी स्किल्ड। ठीक है। इसके बाद देखते हैं इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड राइज लोकल परचेजिंग पावर। मतलब ये क्या है? रोजगार पैदा करती हैं और लोगों की जो क्रय शक्ति है उसको बढ़ाती है, क्योंकि जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी क्रय शक्ति ऑटोमेटिक इंप्रूव होगी। अब इसमें अपन लास्ट देख लेते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की क्या विशेषताएं होती हैं? लार्ज मार्केट यानी कि बड़ा बाजार चाहिए इनको, क्योंकि बड़े पैमाने पे उत्पादन होगा तो उनको बेचने के लिए क्या चाहिए? बाजार चाहिए। वेरियस रॉ मटेरियल, मतलब अलग अलग प्रकार के इनको कच्चा माल चाहिए, मतलब एक ही कच्चा माल नहीं चाहिए, दो चार प्रकार के अनेक प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इनरोमस एनर्जी, मतलब शक्ति के साधन चाहिए। जैसे आप ये मान सकते हो कि जैसे पानी से बिजली बनाई जा सकती है, कोयले से बनाई जा सकती है, परमाणु से बनाई जा सकती है, तो किसी भी टाइप से बनाई जा सकती है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, मतलब जो वर्कर होते हैं वो अपने काम में निपुण होते हैं, उनके वो अपने काम में दक्ष होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जैसे एक लेबर का काम है वो दूसरी लेबर को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक स्पेसिफिक जो वर्कर होता है वो स्पेसिफिक काम में इन्वॉल्व होता है और उसे उसी काम का उसे अनुभव होता है और उसी काम में वो स्किल्ड होता है। ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि अगर बड़े पैमाने पे आपको उत्पादन करना है तो टेक्नोलॉजी की आपको आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी। असेंबली लाइन, जहाँ पे चीज़ों को असेंबल किया जाता है। मास प्रोडक्शन होता है और लार्ज कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो कुल मिला के अपन ने देखे, पहला अपन ने देखा कुटीर उद्योग, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जिसको अपन बोलते हैं। सेकंड में अपन ने देखा छोटे पैमाने के उद्योग, और तीसरा अपन ने देखा बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग में जो उत्पादन होता है वो घर पे होता है। ठीक है। छोटे पैमाने पे जो उत्पादन होता है उसमें फैक्ट्री है जो घर से बाहर होती है, लेकिन उसमें क्या है कि लोकल रॉ मटेरियल चाहिए होता है और उसमें अर्धकुशल श्रमिक चाहिए। और जब लार्ज स्केल पे पैमाने पे उत्पादन की बात करते हैं तो उसमें क्या चाहिए होता है? उसमें लार्ज लेबर भी ज़्यादा चाहिए, उसमें कैपिटल यानी कि पैसा भी ज़्यादा चाहिए, उसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, और उस ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसको सेल करने के लिए बाज़ार भी ज़्यादा बड़ा चाहिए। उसके अलावा अगर लार्ज पैमाने पे प्रोडक्शन करना है तो आपको क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है। इस प्रकार अपन ने तीनों के बारे में देख लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स और रॉ मटेरियल।
जो इंडस्ट्रीज जिस प्रकार का रॉ मटेरियल यूज करती है उसके आधार पे उन्हें अनेक टाइप्स में विभाजित किया गया। अपन देखते हैं, इसमें सबसे पहला आता है एग्रो बेस्ड, यानी कि कृषि के ऊपर आधारित उद्योग। कौन कौन से उद्योग हैं जो कृषि के ऊपर आधारित होते हैं, जिनमें रॉ मटेरियल के लिए कृषि से जुड़ी हुई चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे फूड प्रोसेसिंग के लिए एग्रीकल्चर आवश्यक है, शुगर यानी चीनी उद्योग के लिए गन्ना आवश्यक है, फिर पिकल्स यानी अचार के लिए, फिर फ्रूट जूस, फिर स्पाइस यानी मसालों के लिए, ऑयल यानी तेल के लिए, और टेक्सटाइल के लिए। तो ये सब ऐसे उद्योग हैं, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिनके ऊपर जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से आएगा, वो आएगा कृषि से। तो एग्रो बेस्ड समझ गए, आप कृषि आधारित समझ गए, वो उद्योग जिनमें रॉ मटेरियल यूज होता है वो कृषि के थ्रू आता है, ठीक है। फिर मिनरल बेस्ड यानी कि खनिज आधारित उद्योग। बहुत सारे उद्योग है जिसमें खनिजों की आवश्यकता होती है, तो खनिज आधारित उद्योग हो गए। इसमें अपन जैसे देख सकते हैं कि जैसे अपन लाइमस्टोन हो गया, तो लाइमस्टोन एक खनिज है। इसी प्रकार से बहुत सारे खनिज होते हैं, आप सबको पता ही होगा कि जैसे खनिज के बारे में अपन बात करें तो खनिज के बारे में आपने धात्विक होता है, अधात्विक खनिज होते हैं, परंपरागत होते हैं, गैर परंपरागत होते हैं। वो आपका चैप्टर आएगा तब उसमें आपको बताया जाएगा। अभी इसमें आपको बताने की आवश्यकता इतनी है कि कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें रॉ मटेरियल के लिए खनिजों की आवश्यकता होती है। जैसे अपन मान सकते हैं कि इसमें सीमेंट को ले सकते हैं कि सीमेंट को बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, चूना पत्थर की आवश्यकता होती है, कोयले की आवश्यकता होती है, जिप्सम की आवश्यकता होती है। तो ये सब क्या है, ये सब खनिज है। तो सीमेंट का हो गया एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं केमिकल बेस्ड यानी रसायन के ऊपर आधारित उद्योग। बहुत सारे उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें रसायन की आवश्यकता होती है। फिर फॉरेस्ट बेस्ड, ठीक है, जो मतलब जो जंगल में जो उत्पाद होते हैं उनके ऊपर आधारित जो उद्योग होते हैं उनको फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे पेपर इंडस्ट्री, लैक इंडस्ट्री। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं। इसके बाद अपन देखते हैं एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो अपना कच्चा माल जानवरों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लेदर और वुलन टेक्सटाइल यानी कि ऊनी कपड़े का उद्योग। फिर अपन देखते हैं इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट। इनपुट के आधार पे अपन ने देख लिया, अपन आउटपुट के आधार पे भी देख लेते हैं। द इंडस्ट्री whose प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू मेक अदर गुड्स यूजिंग देम रॉ मटेरियल आर बेसिक इंडस्ट्रीज। आधारभूत उद्योग भी कहते हैं कि अगर कोई इंडस्ट्री है वो अगर किसी चीज़ का उत्पादन कर रही है और उस उत्पादन का यूज कोई दूसरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के रूप में कर रही है तो उसको अपन क्या बोलें, आधारभूत उद्योग, ठीक है। जैसे लो इस्पात उद्योग को अपन बोल सकते हैं आधारभूत उद्योग। तो लो और इस्पात में जो बनाया जाता है लोहा, तो उसका उपयोग दूसरी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो कच्चे माल के रूप में करते हैं क्योंकि उससे मशीनें बनाई जाती हैं, ठीक है। वह उद्योग जिसके उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके अन्य सामान बनाया जाता है बुनियादी उद्योग यानी आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि लोहा और इस्पात, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। फिर देखते हैं इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, स्वामित्व के ऊपर आधारित उद्योग। तो तीन प्रकार के होते हैं, पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट के अंदर में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो किसी निजी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के कुछ समूह के हाथ में होती है, फिर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज यानी संयुक्त क्षेत्र के उपगम। आज के समय अगर आपने अखबार वगैरह पढ़ते हो तो आपने पीपीपी के बारे में सुना होगा। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, वो हमेशा अपने भाषणों में पीपीपी मॉडल की बहुत चर्चाएं करते हैं। पीपीपी मॉडल क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप को अपन क्या बोलते हैं, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके साथ मिलके पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, उसको अपन बोलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो ओनरशिप के ऊपर कौन कौन सी हो गई, पब्लिक सेक्टर यानी कि जो पब्लिक के लिए बनाई गई है और जो जिसका स्वामित्व है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के हाथों में। प्राइवेट सेक्टर जो किसी इंडिविजुअल की या कुछ इंडिविजुअल ने मिलके बनाई। जॉइंट सेक्टर यानी जो पब्लिक और प्राइवेट ने मिलके कोई फैक्ट्री लगाई है। फिर अपन देखते हैं कंसेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, मतलब उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसकी सबसे पहली विशेषता वो तो ये है कि लेटेस्ट है, नवीनतम है। सेकंड इसका क्या है, साइंटिफिक रिसर्च की आवश्यकता होती है इसमें, यानी कि वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता होती है। फिर द मेजोरिटी ऑफ द टोटल फोर्स कंस्टेंट ऑफ प्रोफेशनल वर्कर्स, मतलब इसमें जो वर्कर्स होते हैं वो प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं, जो मतलब किसी काम में दक्ष होते हैं। प्रोफेशनल का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है वो उसमें पूरी तरह निपुण है, उस काम को वो करने में पूरी तरह योग्य है। उसके बाद में अपन देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इसको अपन बोलते हैं आधारभूत उद्योग, जैसा कि मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया था। क्योंकि इसका जो उत्पादन होता है उस उत्पादन का उपयोग दूसरी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के रूप में करती हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्री। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय एडिंग मैग्नीज एंड कास्ट आयरन, इसमें किस चीज़ को मिलाया जाता है, मैग्नीज को मिलाया जाता है। कच्चे लोहे में मैग्नीज को मिलाकर इस इस्पात का निर्माण किया जाता है। इसमें बॉक्साइट का भी यूज होता है। अदर रॉ मटेरियल इंक्लूड्स कोल और लाइमस्टोन, यानी चूना पत्थर और कोयले का भी इसमें यूज होता है। ठीक है, रस्ट बॉल पिट्सबर्ग, मतलब जो पिट्सबर्ग है उसे जंग का कटोरा कहा जाता है। उसे जंग का कटोरा इस कारण कहा जाता है क्योंकि एक समय ऐसा था जहाँ पे जो पिट्सबर्ग है वो लोहे और स्टील के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे था, लेकिन आज के समय में वहाँ पे अधिकतर फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, इस कारण इसको जंग का कटोरा कहा गया है। तो अगर आपसे सीयूटी के एग्जाम में पूछा जाए कि जंग का कटोरा कौन किसे कहा जाता है, तो आपको ये नाम याद रखना है, पिट्सबर्ग। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कौन कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, तो आपने देख लिया मैंगनीज, उसके अलावा कोयला, उसके अलावा लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, उसके अलावा बॉक्साइट का भी इसमें यूज होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये आपका चैप्टर 6 था। ठीक है, छोटा सा चैप्टर था, अपन ने देख लिया। इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिसको बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता हो। ये वो चीज़ें हैं जो आपको एक बार पढ़ने से खुद को याद रह जाएंगी और इनके नाम में ही आपको पता चल जाता है। जैसे प्राइवेट, यानी प्राइवेट का मतलब निजी का मतलब आप समझते ही हैं, पब्लिक का मतलब भी आप समझते हैं। तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं था जिसको बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता हो। एकदम इजी चैप्टर है, आप इसको आराम से पढ़िए, इसको याद कीजिए। तो इस तरीके से अपन सीयूटी के महासंग्राम में आगे बढ़ रहे हैं और जो अपना टारगेट है उसको अपन अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन 50 आएंगे, अटैम्प्ट अपने को 40 करने हैं। और इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मैं एक बार जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद आपको 10 पेपर सेट कराऊंगा। 10 पेपर सेट में अपन एक पेपर में अपन जैसे 50 क्वेश्चंस लेंगे, तो 10 पेपर में अपन 500 क्वेश्चन बनाएंगे। और ये मेरा आपसे वादा है कि जब अपन 500 क्वेश्चन आप मेरे साथ हल कर लोगे, उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं जो आपके सीयूटी में आए और आप उसको न कर पाएँ। ठीक है, तो आप एक बार मन लगा के पढ़िए। और ज्योग्राफी बहुत इजी सब्जेक्ट है, अगर इसमें 11th की ज्योग्राफी इंक्लूड होती
तो अपने लिए शायद थोड़ा डिफिकल्ट होता। ट्वेल्थ की ज्योग्राफी में कुछ नहीं है, बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने से समझ में आ रही होंगी। तो ठीक है बच्चों, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अपन कल पढ़ेंगे चैप्टर 7। ओके।